नरेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज देवगढ़, जिला राजसमंद। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत के इतिहास के रजिया सुल्ताना नामक विषय पर इस व्याख्यान के माध्यम से प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। सुल्ताना रजिया इल्तुतमिश की बहुत प्रिय संतान थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के पश्चात 1236 ईस्वी में तुर्क सरदारों ने उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बैठा दिया। हालांकि रुकनुद्दीन बड़े आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था, दानी और दयालु था, लेकिन उसमें अनुभवहीनता और आलस्य कूट कूट कर भरा था। और एक और जो बुराई उसके अंदर थी वो नशे का भी आदी था। प्रशासनिक कार्यों के संचालन की दृष्टि से अगर रुकनुद्दीन को देखते हैं तो वो निरा अयोग्य था। लेकिन उसकी माँ शाह तुर्कान ने इसी अयोग्यता को देखते हुए रुकनुद्दीन के टाइम में शासन सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। उसने कुतुबुद्दीन के जो छोटे पुत्र था, इल्तुतमिश का जो छोटा पुत्र था कुतुबुद्दीन, उसे अंधा करा दिया और रजिया की भी हत्या का कई बार प्रयास किया। परिणाम स्वरूप तुर्क सरदारों में रुकनुद्दीन और उसकी माँ शाह तुर्कान दोनों ही काफ़ी बदनाम हो गए। और इस तरीके की परिस्थितियों में जो बदायूं का सूबेदार था सालारी, मुल्तान का सूबेदार कबीर खान, हांसी का सूबेदार मलिक सैफुद्दीन, इन लोगों ने रुकनुद्दीन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। दूसरी तरफ फिरोज शाह के दिल्ली से चले जाने के बाद रजिया ने फिरोज शाह की माता जो शाह तुर्कान थी उसके विरुद्ध जनता में उत्पन्न आक्रोश से लाभ उठाया। वो शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज में लाल पोशाक में लोगों के सामने उपस्थित हुई और उसने एक बड़ा भावपूर्ण भाषण दिल्ली की जनता को दिया। परिणाम स्वरूप संपूर्ण दिल्ली में रजिया के फेवर में और शाह तुर्कान के विरोध में विद्रोह फैल गया। यहाँ तक कि सुल्तान की जो सेना थी वो भी रजिया के पक्ष में हो गई। अनेक रुकनुद्दीन और शाह तुर्कान के जो पक्ष के अधिकारी थे उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया और शाह तुर्कान को बंदी बना लिया गया। रुकनुद्दीन फिरोज जब वापस दिल्ली लौटता है तो उसे बंदी बना लिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। और 9 नवंबर 1236 को रजिया दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो जाती है। तो रजिया 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक
दिल्ली में अल्पकालीन शासक बन के कार्य करती है। हालांकि उसका जो कार्यकाल था बड़ा छोटा था, लेकिन उसने उस छोटे से कार्यकाल में भी अपनी प्रशासनिक दक्षता और योग्यता की जो छाप छोड़ी वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। रजिया सुल्तान ने शाह तुर्कान को बंदी बनाने के पश्चात और दिल्ली की सत्ता हस्तगत करने के बाद जो सारे प्रशासनिक कार्य थे वो अपने हाथों में केंद्रित कर लिए और इल्तुतमिश के काल में ही रजिया राजकीय कार्यों में काफ़ी रुचि लेती थी। परिणाम स्वरूप उसमें वो सारे गुण विद्यमान थे जो एक योग्य शासक में होने चाहिए। हालांकि रजिया को प्रारंभिक दिनों में विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कठिनाई थी, सबसे बड़ी जो कठिनाई थी, रजिया एक स्त्री थी और स्त्री होने के साथ साथ उसके जो भाई थे, इल्तुतमिश के जो अन्य पुत्र थे, वो जीवित थे और उन पुत्रों को जो तुर्क सरदार थे वो निरंतर उकसाते रहते थे रजिया के विरुद्ध। फिर दूसरा क्या, रजिया को विद्रोही सैनिकों, सेना के अफसरों और सामान्य नागरिकों का तो समर्थन प्राप्त था, किंतु बहुत से वजीर और तुर्क सरदार उसके विरुद्ध थे और वो ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से दिल्ली की गद्दी पे कोई योग्य उत्तराधिकारी ना बैठे, जिससे सत्ता के संचालन में उन लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाए। फिर क्या है कि दिल्ली की अराजकता को देखते हुए राजपूताना के भी कुछ राजपूत सरदारों ने विद्रोह का झंडा उठा लिया और इनमें रणथंबोर महत्वपूर्ण था और उसे राजपूत अपने अधिकार में लेने के लिए उसका घेरा डाल दिया। फिर एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था दिल्ली में जो स्त्री होने के नाते रजिया को सुल्तान पद के लिए सर्वथा अनुपयुक्त मानता था, लेकिन रजिया ने बड़ी योग्यता के साथ अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। रजिया सुल्तान ने जो प्रशासनिक कार्य थे उनका संचालन बड़ी योग्यता और प्रशासनिक दक्षता दिखाते हुए किया। रजिया के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए वो दो तरीके के थे, एक तो प्रशासन के क्षेत्र में और दूसरा विद्रोहों के दमन के क्षेत्र में। प्रशासनिक क्षेत्र में रजिया ने सबसे महत्वपूर्ण काम सुयोग्य व्यक्तियों को प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति देकर किया। उसने ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन को मंत्री का पद प्रदान किया और प्रांतीय सूबेदारों में भी उसने अपने वफादारों की नियुक्ति करना प्रारंभ कर दिया। राज्य के उच्च और महत्वपूर्ण पदों पर तुर्क सरदारों के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए या उनके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए उसने कुछ ऐसे अमीरों की भी नियुक्ति की जो तुर्क नहीं थे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण था याकूत, जिसे अमीर आखुर का जो वजीर है वो नियुक्त किया गया, जो घुड़साल थी उसका प्रभारी बना दिया गया और वो रजिया के सर्वाधिक विश्वास पात्र लोगों में से एक था। बंगाल का प्रांत भी रजिया के अधीन था। लखनौती से देवल तक लगभग संपूर्ण क्षेत्र
रजिया के साम्राज्य का हिस्सा था और इन क्षेत्रों को प्रशासनिक कार्यों को श्रेष्ठता के साथ संचालन रजिया कर रही थी। हालांकि प्रशासन को चलाने में वो निरंकुशता का सहारा ले रही थी। उसने इसी के चलते सारे तुर्क जो अमीर थे, जितने मलिक थे, सबको अपना आज्ञाकारी बना लिया। इतिहासकार मिनहाज सिराज कहता है कि रजिया एक महान शासिका थी। वो बुद्धिमान, ईमानदार, उदार, न्याय करने वाली, युद्धप्रिय, प्रजापालक और शिक्षा की संरक्षिका थी। उसमें उन सभी गुणों का बाहुल्य था जो एक योग्य शासक में होने चाहिए, किंतु वह स्त्री थी, इसीलिए उसके समस्त गुण बेकार साबित हुए। तो कुल मिलाकर जो दशा थी उस समय, तमाम योग्यता होने के पश्चात, तमाम उचित प्रशासनिक कार्य करने के पश्चात भी वो अपने शासनकाल को एक लंबी अवधि के काल में बदलने में सफल नहीं हो पाई। दूसरा था विद्रोहों का दमन। रजिया सुल्तान ने मुल्तान, लाहौर, हांसी और बदायूं इन के सूबेदारों को, जो रजिया को सुल्तान स्वीकार नहीं कर रहे थे और दिल्ली पर अधिकार करने का निरंतर प्रयास कर रहे थे, इन लोगों को रजिया ने बड़े विवेकपूर्ण ढंग से सबक सिखाया। नुसरतुद्दीन तयारसी को रजिया ने अवध का नवाब नियुक्त किया और इसी कारण से अवध का नवाब नियुक्त होने के पश्चात वो अपनी सेना लेकर दिल्ली आ गया। अब चूंकि रजिया स्वयं में उतनी सक्षम नहीं थी कि वो खुले मैदान में अपने शत्रुओं का सामना कर सके, अतः उसने इस तरीके की नीति का अनुगमन किया। उसने कूटनीति अपनाई, उसने सालारी और कबीर खान को अपने पक्ष में मिला लिया और झूठी सच्ची अफवाहें फैलाकर शत्रुओं की सेना में भी हलचल मचा दी। रजिया सुल्तान ने बड़ी तेजी के साथ अपने शत्रुओं पर आक्रमण किया। परिणाम स्वरूप विद्रोहियों को पराजित होना पड़ा। जो लाहौर का सूबेदार था अलाउद्दीन जानी, उसे बंदी बनाकर मार दिया गया। जुनैदी अपनी जान बचाकर हिमालय की तराइयों में चला गया और बंगाल और सिंध के सूबेदारों ने रजिया की अधीनता स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार रजिया ने विभिन्न विद्रोह जो उसके खिलाफ हो रहे थे उनका दमन करने में भी काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन इतना होने के पश्चात भी रजिया का जो कार्यकाल था वो मात्र 4 साल का ही रहा और 1240 ईस्वी में रजिया का पतन हो गया। पतन के लिए, रजिया के पतन के लिए जो महत्वपूर्ण ढंग से जो कारण इम्पोर्टेंट थे, उनमें निरंकुशता, रजिया का स्त्री होना, याकूत के साथ उसके संबंध और निरंतर होने वाले षड्यंत्र, उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण, इन सारे कारणों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने विरोधियों का दमन करने के पश्चात रजिया ने बड़ी निरंकुशता के साथ दिल्ली पर शासन करना प्रारंभ किया और इस निरंकुशता के पीछे जो सोच थी
वो ये थी कि वो किसी भी तरीके से तुर्क सरदारों के हाथों की कठपुतली बनना नहीं चाहती थी। इसी के चलते वो दरबार में भी मर्दाने भेष में आती थी। और ये चीज़ें दिल्ली दरबार के तुर्क सरदारों को पसंद नहीं थी। तो इस निरंकुश व्यवहार ने भी जो तुर्क सरदार थे उन्हें रजिया का विरोधी बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। फिर रजिया का स्त्री होना भी अपने आप में एक समस्या थी। हालांकि वो कुशल राजनीतिज्ञ थी, कुशल शासिका थी, कूटनीति में दक्ष थी, लेकिन दुर्भाग्य उसका यही था कि वो एक स्त्री थी और स्त्री के अधीन रहना तुर्क सरदारों को किसी भी प्रकार से गंवारा नहीं था। वो स्त्री के अधीन कार्य करना अपना अपमान मानते थे। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का मानना था कि अभिमानी तुर्क सरदारों के लिए औरत का शासन अप्रिय और असहनीय था और उन्होंने जल्दी ही उसकी समाप्ति का मार्ग खोज लिया। रजिया का जो दुखद अंत था वो ये स्पष्ट कर देता है कि लोगों की विरोधी भावना को दबाना कोई आसान काम नहीं था। तो इस प्रकार स्त्री होना उसके लिए बड़ा दुखदाई हुआ। फिर याकूत के साथ जो उसके विशेष संबंध थे उसने भी रजिया के पतन को और अधिक निकट लाने में बड़ी भूमिका निभाई। तुर्क अमीर रजिया को चरित्रहीन मानने लगे थे। हालांकि इतिहासकारों में इस विषय को लेकर पर्याप्त मतभेद पाया जाता है। इब्न बतूता तो रजिया के व्यवहार को निंदनीय बताता है, लेकिन इसके विपरीत ईश्वरी प्रसाद के अनुसार ईश्वरी प्रसाद का मानना था कि तथ्य जो कुछ भी हो, लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस अबिसिनियाई के प्रति इतना विशेष अनुराग दिखाकर रजिया ने एक ऐसी भूल कर दी जो क्षम्य नहीं थी और किसी भी दृष्टिकोण से उच्च वर्गीय महिलाओं के लिए इस तरीके का व्यवहार उचित नहीं कहा जा सकता। तो अधिकांश जो तुर्क सरदार थे, दरबार के अमीर थे, सभासद थे, वो सब इस विषय को लेकर एक हबसी के साथ निकटता, अबिसिनियाई हबसी के साथ निकटता को उसकी चारित्रिक दुर्बलता मानते थे। फिर जो षड्यंत्र थे, निरंतर होने वाले दरबारी षड्यंत्रों ने भी रजिया के पतन को और निकट ला दिया। तुर्क सरदारों ने सम्मिलित प्रयास से दिल्ली पर आक्रमण करने की योजना का निर्माण किया और इस विद्रोह का जो नेतृत्व था वो बदायूं के सूबेदार एतिगीन को दिया गया। हालांकि जो दिल्ली की जनता थी वो रजिया के अनुकूल थी और ये बात विद्रोही भी समझते थे कि दिल्ली के अंदर रजिया को पराजित करना संभव नहीं है, अतः उसे दिल्ली से हटाना आवश्यक है। इसी तरीके से एक योजना के आधार पर भटिंडा के जो अधिकारी था, सूबेदार था अल्तूनिया, उसने विद्रोह का झंडा ऊंचा किया और जब रजिया अल्तूनिया को दमन करने हेतु उधर गई, भटिंडा की तरफ गई, तो वहाँ याकूत की हत्या कर दी गई और वहीं रजिया को बंदी बना लिया गया और उसके पश्चात उसके छोटे पुत्र इल्तुतमिश के छोटे पुत्र बहराम शाह को गद्दी पर बिठा दिया।
इस प्रकार से रजिया के 4 वर्ष के शासनकाल का अंत